हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि गाइस हमने लास्ट क्लास में एक पैसेज सॉल्व करा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और उससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी टोट को लेकर क्लास बनाई थी। तो अब टोट को कह रहा हूँ, क्लैट को लेकर एक क्लास बनाई थी हमने। तो अब जो आज हम वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ टोट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई टोट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से टोट में बातें हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे कि भाई टोट की सिविल और टोट और कॉन्ट्रैक्ट में कैसे फर्क है, क्रिमिनल और टोट में कैसे, क्रिमिनल लॉ और टोट में कैसे फर्क है। तो ये सब चीजें हम कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है अगर उनको भी देखा जाए तो टोट से रिलेटेड, टोट जो है सब्जेक्ट है, से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो फिर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इसको, उसको सब्जेक्ट को समझना। एक चीज मैं और आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट के ना डेप्थ में मत जाना। डेप्थ में मतलब कि भाई आप एक एक सेक्शन, एक एक चीज को पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होगा क्लैट का, ये जो पेपर बना रहे हैं उनको भी इस बारे में पता है कि जो पेपर देने आ रहा है बच्चा वो भी 12th क्लास से में है या फिर 12th क्लास से पास आउट होके ही आया है ये बच्चा। तो इस बच्चे को अभी इतनी समझ उस चीज के बारे में नहीं है। तो ये उसी रिगार्ड में क्वेश्चन पेपर बनाएंगे आपका, जितना सुटेबल आपके लिए होगा। ये नहीं कि ये डेप्थ में बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि अगर यहीं आप सारी लो पढ़ लोगे तो फिर एलएलबी किस काम की रह जाएगी आपकी, जो आप लो करोगे। तो अभी यह है, लेकिन जो जो चीज है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। कोई चीज है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सिंपल लैंग्वेज में मतलब है आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि इन फ्यूचर आपको जब आप एग्जाम में बैठो तो ऐसा ना हो कि कोई आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको ये नहीं पता उस क्वेश्चन में कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड का मतलब क्या। मान लीजिए टोट से आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कोई क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा ना हो आपको उस चीज को समझने में दिक्कत हो। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो है टोट सब्जेक्ट उसमें। तो चैनल को सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मतलब कोई सजेशन देना हो या कुछ चीज आपको क्वेरी है, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लीगल मैन नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। तो अब आ जाइए टोट के अंदर, इंट्रोडक्शन टोट का। देखिए टोट क्या है। टोट में अगर हम सिंपल देखेंगे तो सबसे पहला हमारा लॉ ऑफ टोट। देखिए एक चीज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कुछ आपके साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं उसको मतलब एक तरह से आपको कहीं ना कहीं से रेमेडी मिलेगी, लॉ के अंदर ही वो रेमेडी मेंशन होगी, ठीक है। तो ये जो टोट सब्जेक्ट है ये भी कुछ इसी तरह का ही है कि भाई अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसमें आपको क्या रेमेडी है, क्या नहीं है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते आप। जनरल साइंस में जो ये सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टोट, ये है, ये थोड़ा सा बाकी अदर सब्जेक्ट से डिफरेंट है। रीजन इसके पीछे है, जिसमें सबसे मेन रीजन है ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, ठीक है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। अब बोलेंगे यार ये अनकोडिफाइड कोडिफाइड क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। कोडिफाइड वो लॉ होते हैं जिनके अपने सेक्शन है, जिनका अपना एक्ट है, ठीक है, जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप टोट को पढ़ेंगे तो टोट का कोई भी बेयर एक्ट नहीं है, कोई भी एक्ट टोट का नहीं है। इसलिए गलती से भी ऐसा ना करिएगा कि आप मार्केट में टोट का बेयर एक्ट ढूंढने चले गए, या आप देख रहे हो टोट में कितने सेक्शन है, क्या है। ऐसा पूरे टोट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान रखना गलती से भी। तो ये क्या है, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। कोडिफाइड लॉ मैंने आपको बता दिया, ये अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक है। पहली चीज समझ आ गई आपकी। अब आ जाओ नेक्स्ट में डेफिनेशन ऑफ टोट, जिसकी हम बात करेंगे कि भाई डेफिनेशन ऑफ टोट है क्या। तो इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर सिंपली ये लिखा हुआ है, द वर्ड टोट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म। जो हमारी लैटिन लैंग्वेज है, उस लैटिन जो लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड ये, जिसको हम बोलते हैं टोटम। किसको बोलते हैं? टोटम, ठीक है। एक चीज मैं और बताता हूं, हम जितने भी सब्जेक्ट आप लोग के पढ़ोगे ना, हमेशा किसी ना किसी में कोई लैटिन वर्ड होगा, उसके अंदर लिखा होगा कि भाई ये लैटिन वर्ड है, यहाँ से इसका ये लिया गया और उसका इंग्लिश में मतलब ये है। ऐसे ही सेम टोट है, जो टोट सब्जेक्ट है, ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड था टोटम, ठीक है। ये जो टोटम वर्ड है इसका, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका जो मतलब है वो है टू ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब ब्रीच, यानी कि तोड़ना, ब्रीच करना, ठीक है। ये जो ट्विस्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं, अब इसका मतलब देखिए क्या क्या कहा है इन्होंने, ट्विस्ट हो सकता है, क्रूक्ड हो सकता है, अनलॉफुल है, लेकिन जो मेनली जो है टोटम का मतलब है टू ट्विस्ट। अब मैं एक चीज बता देता हूं, ये सिनोनिम हो सकते हैं एक दूसरे के, जैसे भाई वो हो गया टू ब्रेक द लॉ, ब्रीच करना, ठीक है, लॉ को, टू ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट भी मतलब वही होता है और ब्रीच भी, तो ये सिनोनिम है, लेकिन टोट का मतलब यही है कि भाई ट्विस्ट करना, यानी कि किसी चीज को ब्रीच कर देना। अब यहाँ किसको ब्रीच करना कहा गया है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो ब्रीच करने को कहा गया है वो कहा गया है जो भी आपके राइट्स है, ठीक है, कोई भी आपका राइट है अगर उसको ब्रीच करने के लिए कहा गया और वो टोट के अंदर आता है तो वो टोटम वाला वर्ड वहां पर आएगा। आपको एक चीज समझ आ गई टोटम की, कि एक टोटम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, और इसके सिनोनिम अगर आपको टू ट्विस्ट से समझ ना आ रहा हो तो आप इसका सिनोनिम देख के इसको समझ जाना कि भाई टू ब्रीच या फिर टू ब्रेक कह लो, कोई भी इसका सिनोनिम, ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है टू ट्विस्ट, ये इस चीज के लिए यूज हो रहा है जब हमारे राइट्स वगैरह ब्रीच कोई कर देता है। पहली चीज समझ आ गई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब जो टोट है, ये तो मैंने आपको टोट बता दिया, लेकिन क्या कोई डेफिनेशन है टोट की या नहीं है, क्योंकि अगर आप टोट पढ़ोगे तो टोट के अंदर आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है, 1963 लिमिटेशन एक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिमिटेशन एक्ट होता है कि टाइम पीरियड, इससे लिमिट से, लिमिटेशन से ही पता लग रहा है कि मैं लिमिट के बारे में बात कर रहा हूँ। लिमिट मतलब जो हमारी टाइम लिमिट है, तो सिविल जो केसेस होते हैं उनके अंदर किस चीज की कितनी टाइम लिमिट है, यानी कि आप केस फाइल कर सकते हो, कितने टाइम के अंदर फाइल केस कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज का रिप्लाई देना है तो आप कितने टाइम में उसका रिप्लाई दे सकते हो, कितने टाइम के बाद आप रिप्लाई नहीं दे सकते। तो ये जो टेन्योर पीरियड है, ये सारा हमें कैसे पता लगता है कि कितना टाइम है क्या नहीं है, वो सारा हमें पता लगता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर से। ये हमारा लिमिटेशन एक्ट उस बारे में हमको बताता है। अब लिमिटेशन एक्ट आपको समझ आ गया। अब इसके बाद आ जाइए जो सेक्शन 2 है लिमिटेशन एक्ट का, कौन सा सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 हमें बताता है टोट के बारे में, ठीक है। ये जो टोट है, अब ये क्या कहता है इसको हम पढ़ लेते हैं। टोट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। अब यहां थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कह रहा है टोट एक सिविल रॉन्ग है। अब आप कहोगे भाई ये सिविल क्या है, हमने सुना जरूर है सिविल के बारे में और हमने क्रिमिनल के बारे में भी सुना है। हालांकि मेरी राइटिंग पे भी ध्यान मत देना, बहुत अच्छी राइटिंग है, दुआ करता हूं तुम्हारी ना हो ऐसी राइटिंग, ठीक है। लेकिन दो तरह के, देखो मैं आपको बताता हूँ, सिविल रॉन्ग से मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। देखिए दो तरह के लॉ होते हैं हमारे इंडिया में, इंडिया क्या हर जगह ही, ठीक है। एक होता है आपका क्रिमिनल, ठीक है, एक होता है आपका सिविल। दो तरह के लॉ होते हैं, समझ गए आप, क्रिमिनल और एक सिविल। अब ये देखिए सिविल में क्या आता है, क्रिमिनल में क्या आता है। जितने भी वैसे ऑफेंसेस हैं, मर्डर हो गया, ठीक है, चोरी डकैती थेफ्ट वगैरह हो गई, ठीक है, डकैती वगैरह हो गई, जितने भी इनसे रिलेटेड है वो सब आएंगे क्राइम के अंदर, ठीक है। जो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर जो भी स्टेट के अगेंस्ट में जा रहे हैं केस, स्टेट अगेंस्ट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वहां डेप्थ, लेकिन आप ये समझो क्रिमिनल से आप क्राइम से समझ जाओगे कि भाई क्राइम क्या है। जितने भी मर्डर रेप वेप ये सब हो रहे हैं, ठीक है, ये सब आ गए आपके क्रिमिनल लॉ में। अब सिविल के अंदर क्या आता है, सिविल के अंदर आता है भाई, मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, डाइवोर्स वगैरह के, ठीक है, कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट है, ठीक है, और टोर्ट वाले, तो ये सब आते हैं हमारे सिविल के अंदर, जिनके अंदर भाई हमारे राइट वगैरह ब्रीच होते हैं, वो आ गया सिविल के अंदर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रिमिनल में और सिविल में, ठीक है। ये दोनों फर्क आ गए सिविल और क्रिमिनल में। अब ये क्या कह रहा है, टोर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, तो सिविल के अंदर आ रहा है टोर्ट, ठीक है, टोर्ट क्रिमिनल के अंदर नहीं आता, इसको ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या कह रहा है, टोर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्यूजिवली अ ब्रीच ऑफ ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा गलत हो गया, यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। लॉ ऑफ टोर्ट एक सिविल रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है, बस आपको एक ये चीज समझनी है ना। ये और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह भी सिविल के अंदर आते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये इसके अंदर नहीं आता, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये सब टोर्ट के अंदर नहीं आते, या टोर्ट इनके अंदर नहीं आता। अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, हालांकि मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन अभी मैं बताता हूं। एक चीज आप सिंपल याद रखिए, टोर्ट मतलब क्या है? टोर्ट मतलब है सिविल लॉ। जो डेफिनेशन क्लोज बात करता है वो कहता है टोर्ट मीन्स अ सिविल लॉ। कोई भी गलत होगा ना, कोई भी सिविल रॉन्ग होगा, ठीक है, सिविल रॉन्ग मैंने आपको बताई दिया, आप आराम से डिफरेंशिएट कर जाओगे, इतना माइंड डेवलप पर्सन का हो जाता है। तो सिविल रॉन्ग क्या है? सिविल रॉन्ग जो भी होगा वो टोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। क्या क्या चीज नहीं आएगी वहां पे, कुछ हैं एक्सेप्शंस, जैसे आपका हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेशन ये आपको समझ आ गई। अब आ जाओ एसेंशियल ऑफ कोर्ट। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ आए मेरे को मेंशन कर दो ना, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे को उसके अंदर मेंशन करके बता दो ना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको फिर एक बार और क्लैरिफाई करके आपको समझा दूंगा। अब आ जाओ एसेंशियल ऑफ टोर्ट। अब देखिए टोर्ट कब होगा। सबसे पहले टोर्ट को समझ लिया आपने, टोर्ट क्या है दिमाग में बिठा लो। टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है, यानी कि कुछ सिविल के लेवल पे कुछ चीज रॉन्ग हो रही है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि कुछ सिविल की चीज है जो गलत हो रही है। किसके साथ गलत हो रही है? ये हो रही है किसी पर्सन के साथ में गलत, ठीक है। किसी पर्सन के साथ में कुछ गलत हो रहा है, सिविल रॉन्ग। एक चीज समझ आ गई, उसको कहते हैं हम टोर्ट। अब ये गलत होगा, इसका कैसे पता लगेगा? क्या इसकी स्टेजेस हो सकते हैं गलत होने की? कैसे हम टोर्ट कहेंगे कि टोर्ट के अंदर आता है या नहीं आता? तो क्या है, तो मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा यहाँ से। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या फिर ओमिशन होना चाहिए ऑन अ पार्ट ऑफ पर्सन। अब एक टोर्ट होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। अगर रॉन्गफुल एक्ट नहीं होगा तो वो चीज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं आपको डेफेमेशन का ले लेते हैं। डेफेमेशन मतलब होता है मानहानि, जिसमें हम किसी बंदे की रेपुटेशन को हार्म कर देते हैं, ठीक है, मानहानि। अब हम किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करेंगे, ठीक है, तो वो हार्म रेपुटेशन किसके द्वारा होगी? वो जो हार्म होगी ना रेपुटेशन, वो होगी किसी पर्सन के द्वारा। और किसके अगेंस्ट में होगी? किसकी रेपुटेशन हार्म होगी? यहाँ पे होगी किसी पर्सन की रेपुटेशन। तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए किसके पार्ट पे? किसी पर्सन के पार्ट पे, ठीक है। अब वो किसी पर्सन कोई भी हो सकता है, वो एनीथिंग कोई भी पर्सन हो सकता है। अब उस पर्सन ने मान लो किसी के बारे में भाई गलत कमेंट कर दिया, या फिर कोई साइन शो कर दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज कर दी जिससे इस बंदे की जो इमेज है वो डिफेम हो गई, उसको हार्म हुआ है, इंजरी हुई है, तो वो हो जाएगा डेफेमेशन। तो सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना। रॉन्गफुल एक्ट होना मैंडेटरी है, रॉन्गफुल एक्ट हो या फिर कोई ओमिशन हो किसके? पर्सन के पार्ट पे। पहली चीज आ गई, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में आ जाओ। अब जो ये रॉन्गफुल एक्ट हुआ है और ओमिशन हुआ है, ठीक है, ये लीगल डैमेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, अब आपको उस चीज का बुरा लग गया। अब वो जो बुरा आपको लगा है वो लॉ के अंदर ऑफेंस है भी या नहीं है, या क्या सीन है, इस चीज का ध्यान दिया जाएगा कि लॉ के अंदर वो ऑफेंस है या नहीं है। अगर मान लीजिए लॉ के अंदर वो ऑफेंस ही नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा टोर्ट के अंदर, ठीक है, इस चीज को देखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फुल रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन जो है मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज। लीगल डैमेज होना चाहिए उस पर्सन का, ठीक है। अगर ये जो मैं डेफेमेशन के एग्जांपल में अगर देखूं तो उस बंदे की अगर रेपुटेशन हार्म हो रही है, ठीक है, अगर उस पर्सन की रेपुटेशन हार्म हो रही है तो ये जो हार्म है ये लीगली डैमेज होना चाहिए, ठीक है। वो उसके अंदर दिया रहता है जो एक्ट है आपका, मतलब जो डिफाइन जहाँ पे कर रखा है। और मैं एक चीज अभी बाद में बताऊंगा क्या, क्योंकि डेफेमेशन क्रिमिनल के अंदर भी आता है और सिविल के अंदर भी आता है, दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से आप समझ गए होंगे कि भाई एक लीगल डैमेज होना चाहिए, ठीक है, जरूर। अगर लीगल मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी को कुछ बोला, अब वो डैमेज कोई लीगली नहीं है, लीगली तौर पे वो डैमेज नहीं है, तो भाई उसको फिर टोर्ट में नहीं माना जाएगा, उसको डैमेज लीगल डैमेज नहीं माना जाएगा,
समझ गए ना। पहली चीज क्या थी, रॉन्गफुल एक्ट किया जाना चाहिए किसी पर्सन के खिलाफ किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट में, पहली चीज है। दूसरी चीज, जो एक्ट करा है वो लीगल डैमेज उस पर्सन का होना चाहिए। अगर उस पर्सन का लीगल डैमेज नहीं है, ठीक है, तो इसमें फिर दिक्कत होगी। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डैमेज। इसी के अंदर हमने बात करी थी डैमेज की। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डैमेज। देखिए, जो हमारे डैमेज होते हैं ना, वो होते हैं दो तरीके के। टाइप्स ऑफ डैमेज, डैमेजेस क्या है मैंने आपको बता दी, ठीक है। किसी के रेपुटेशन आपने हार्म कर दी, या फिर किसी का राइट आपने ब्रीच करा है, बट कंडीशन क्या है, वो लीगल राइट होना चाहिए। लीगल राइट अगर ब्रीच होगा तभी जाके वो डैमेज बनेगा, लीगल डैमेज जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेज होता है और एक अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या है। देखिए, लिक्विडेटेड डैमेज वो डैमेज होता है जिसको हम हिसाब जिसका लगा सकते हैं, ठीक है, जिसका हम हिसाब लगा सकते हैं वो होता है लिक्विडेटेड डैमेज। और जिसका हिसाब हम नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसका हिसाब हम नहीं लगा सकते वो होता है लिक्विडेटेड डैमेज। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। चलो डेफेमेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, डेफेमेशन में मैंने आपकी जो इंजरी पहुंचाई, मैंने आपकी इमेज को, ठीक है, डेफेमेशन में, क्योंकि इसमें डेफेमेशन में मैंने पहले भी बताया था कि भाई इसमें जो पर्सन की इमेज को हम हार्म करते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मानहानि, मान लीजिए आपने किसी पर्सन के बारे में कुछ गलत बात बोल दी। आपने देखा होगा इलेक्शन वगैरह में कई बार केजरीवाल के जो हमारे सीएम है दिल्ली के, उनके ऊपर भी कई बार डेफेमेशन का केस लगा है। तो कई बार हम किसी के बारे में कुछ गलत बातें बोल देते हैं, ठीक है। जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि भाई जो पटेलों के बारे में, उसके मोदियों के बारे में, कि भाई जो जैसे नीरव मोदी वगैरह का एग्जांपल देते हुए कि मोदी जो है वो चोर होते हैं। तो वहाँ की जो मोदी कम्युनिटी का जो कोई लीडर था, उन्होंने केस कर दिया था राहुल गांधी के खिलाफ। तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि भाई ये हमारी जो रेपुटेशन है, जो हमारी इमेज है, उसको ये क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब डिफेम कर दिया, अब आप खुद सोचो, क्या डेफेमेशन का कुछ वो लगा सकते हैं कि उसको कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ? कुछ आप हिसाब लगा सकते हो? हम लगा ही नहीं सकते। तो जिसमें हम हिसाब नहीं लगा पा रहे कि भाई क्या है, हिसाब हम नहीं लगा पा रहे, तो वो हो जाएगा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। और जिसमें हम हिसाब लगा रहे हैं वो हो जाएगा लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का अगर आपको लेना है तो आप लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। मान लीजिए आपके मेरे बीच में हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए आप हैं, मैं हूं बी, ठीक है। आपके मेरे बीच में हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप हैं बी, मैं हूं ए। आपने मेरे को बोला कि भाई आप मेरे को 5 बॉल 10 रुपए में दोगे, ठीक है। आपने बोला आप मेरे को 5 बॉल 10 रुपए में दोगे। मैंने कहा ठीक है जी, इसके बदले मैं आपको 10 रुपए दूंगा। बात हो गई। यहां मैंने क्या करा, आपसे बॉल्स ले लिए बट आपको पैसे नहीं दिए। तो जो आपका डैमेज है, ठीक है, यहाँ पर आपका डैमेज कितने रुपए का हुआ, यहाँ पे आपका डैमेज हुआ 10 रुपए का। तो इसका हम क्या लगा पा रहे हैं, पूरी तरीके से हिसाब। अब जब इसका हिसाब हम लगा पा रहे हैं तो ये हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेज। आ गया समझ? मैं एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। ए को खरीदनी है बॉल, बी को बेचनी है। बी और ए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बोला भाई मेरे को 5 बॉल दे दे, मैं तेरे को 10 रुपए दे दूंगा, ठीक है। बी ने बोला ठीक है। या मान लीजिए बी ने, किसी ने भी किसी से बोला, इनमें फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि बी 5 बॉल ए को देगा, ए उसकी एवज में इसको 10 रुपए देगा, ठीक है। अब यहाँ ये होता है कि बी ने 5 बॉल तो दे दी ए को, लेकिन ए ने पैसे नहीं दिए बी को। तो जब बी को पैसे नहीं दिए तो बी को डैमेज कितना हुआ, क्योंकि बी ने 10 रुपए लेने थे, तो बी को डैमेज हुआ 10 रुपए का, क्योंकि ए ने नहीं दिया। तो हम इसका क्या लगा पा रहे हैं, हिसाब, यानी कि हो गया कितना, वो हुआ 10 रुपए का, वो हुआ उसको डैमेज। तो ये आ गया लिक्विडेटेड के अंदर। अनलिक्विडेटेड के अंदर वही है, अगर हम हिसाब नहीं लगा पा रहे, ठीक है।
अब मान लीजिए हाउस ट्रेस पास कर दिया। हाउस ट्रेस पास होता है किसी पर्सन की घर में उसकी परमिशन के बिना घुस जाना, ठीक है, उसकी प्रिवेसी मतलब जाके ब्रीच कर देना। तो जब आप किसी के हाउस में चले गए, ठीक है, वो पीसफुली रह रहा है वहां पे, आप उसके हाउस में चले गए, तो क्या अब आप चले गए, आपने वो कर दिया हाउस ट्रेस पास, ठीक है, तो ये टोर्ट के अंदर आ गया। तो अब इसने जब आपने उसके घर के अंदर चले गए, हाउस ट्रेस पास कर दिया, तो उसने बोला कि भाई मेरे को डैमेज हो गया, ठीक है, ये बंदा मेरे घर में आ गया, इसने मेरे जो राइट था उसको ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब जब उसने राइट को ब्रीच कर दिया तो उसके लिए फिर क्या क्लेम होगा, कितने पैसे मिलेंगे, क्या नहीं, इसका हिसाब कुछ फिक्स है या लगा पा सकते हैं, ठीक है, उसका कोई फिक्स है नहीं है। बल्कि इधर जो 10 रुपए बोल वाला बताया था उसमें फिक्स था, लेकिन अनलिक्विडेटेड में फिक्स नहीं है। तो अगर अब जिसमें फिक्स नहीं है उसमें आ जाएगा अनलिक्विडेटेड। होप सो आपको डैमेजेस समझ आ गया होगा। तो अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट या फिर कोई ओमिशन होना चाहिए किसके पार्ट पे, किसी पर्सन के पार्ट पे, ठीक है। और वो जो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ है, वो जो हुआ है उससे किसी का लीगल डैमेज जरूर होना चाहिए। मान लीजिए अगर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की वजह से कोई लीगल डैमेज ही नहीं हुआ तो फिर टोर्ट के अंदर वो चीज बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी जाके वो टोर्ट बनेगा, ठीक है, तभी आप क्लेम कर पाओगे। ये चीज आपको समझ आ गया, आपको ये भी समझ आ गया। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। अब हमने ऊपर ये तो पढ़ लिया कि भाई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ओमिशन होना चाहिए, और फिर ये आ गया कि लीगल डैमेज होना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच अ नेचर एज गिव राइज टू लीगल रेमेडी, ठीक है, लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। और ज्यादातर में अगर लीगल रेमेडी का देखा जाए तो लीगल रेमेडी हर एक में होगी अवेलेबल, ठीक है, लीगल रेमेडी भी अवेलेबल होनी चाहिए। और ये जनरली हर उसमें होता है कि भाई अगर आपके पास राइट है तो आपका मतलब अगर आपका राइट ब्रीच होता है तो आपको रेमेडी पक्का मिलेगी। ये जैसे एक वो है लीगल टर्म, इसका ओबिजस इबी रेमीडियम, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ओबिजस इबी रेमीडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां पर राइट होगा वहां पर रेमेडी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको एक राइट दिया कि भाई आप जो है इस एरिया में एकदम फ्री में घूम सकते हैं, आपको एकदम बढ़िया से। अब मेरे को ये पता है आज मैंने इसको घूमने को राइट तो दे दिया, ठीक है, कि भाई घूम, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि भाई कल इसको कोई रोक भी सकता है जाने से, ठीक है, इधर ये घूम रहा है, इसको इधर जाना है, इधर कोई इसको रोक भी सकता है जाने से। तो अब जब इसको रोक रहा है कोई यहाँ जाने से तो इसका राइट ब्रीच हो गया, ठीक है। अब जब इसका सिविल राइट जो है, जो लीगल राइट है, वो ब्रीच हो गया तो इसके अंदर फिर इसको रेमेडी भी तो मांगेगा ये, इसके लिए कुछ रेमेडी भी तो देनी पड़ेगी ना मेरे को, कुछ मेरे को रेमेडी भी देनी पड़ेगी इस बी को, इस पर्सन को, ठीक है। तो इसको रेमेडी मुझे देनी पड़ेगी। तो यही ये कहता है कि अगर जिधर राइट है उधर रेमेडी भी है। ये जनरल रूल है, कहीं भी कुछ भी कोई भी लॉ उठा के देख लो जहां पर उस लॉ का ब्रीच होगा, कुछ भी कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल राइट टू वो है, राइट टू स्लीप है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्लीप है, ठीक है। आप सो रहे हो, साइड वाले ने बहुत तेज गाना चला दिया, आपको उठना पड़ गया। अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको राइट है, राइट टू स्लीप, के भाई अपना पीसफुली आप सोओगे बढ़िया से। अब कोई किसी ने लाउड स्पीकर में मतलब लाउड उसमें आवाज में गाने चला दिए तो आपका जो राइट टू स्लीप है वो हो गया ब्रीच। अब जब आपका राइट टू ब्रीच हो गया, अब राइट टू स्लीप हो गया आपका ब्रीच, तो उसमें फिर आपको रेमेडी भी अवेलेबल होगी, आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें कंडीशन देंगे तो कंडीशन वही है, रॉन्गफुल एक्ट किया गया, क्या उस बंदे ने तेज आवाज में गाने चलाए, ठीक है। अब लीगल डैमेज है या नहीं है? भाई राइट टू स्लीप था, लीगल डैमेज तो है मेरे भाई। अब जब लीगल डैमेज है तो भाई फिर उसको रेमेडी भी लेनी पड़ेगी। अब रेमेडी किस उसमें ले सकता है वो? अगर टोर्ट की बात करें तो जनरली तौर पर अगर टोर्ट की बात करें तो कंपनसेशन से ही रेमेडी होती है। किससे? कंपनसेशन से,
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना अगर बात करें तो कंपनसेशन से ही रेमेडी होगी। ठीक है, कंपनसेशन कैसा, पिक्यूनरी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन जिसको कहते हैं, मॉनेटरी यानी कि पैसे दिए जाएंगे उसको, मनी दी जाएगी उसको जिसका राइट ब्रीच हुआ है। डैमेजेस में अगर देखा जाए जनरली तौर पर टोर्ट के अंदर डैमेजेस में मनी ही मिलती है, सजा वगैरह नहीं मिलती। सजा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान में रखना है बस। ठीक है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां पर राइट होगा वहां पर रेमेडी पक्का होगी। ठीक है, जो अगर अब जो लीगल रेमेडी किस रूप में उसको मिलेगी मॉनेटरी रेमेडी कह सकते हो आप, पिक्यूनरी कह सकते हो, या आप मनी के उसमें कह सकते हो कि भाई उसको कंपनसेशन मिलेगा किस रूप में, पैसों के रूप में कंपनसेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, जनरली कंपनसेशन होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ जनरली कंपनसेशन ही होता है। ठीक है, हाँ अब आ जाओ मेन चीज। ये तो आपका यहाँ तक तो होपफुली हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा मैं फिर कह रहा हूँ मेरे से एक बार जरूर मैसेज में डाल दो ना, अगर आपको समझ नहीं आया होगा या कहीं दिक्कत आई होगी मैं वो क्लियर कर दूंगा। अब आ जाओ डिफरेंसेस में। अब यहाँ पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट फ्रॉम क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने अभी पहले नहीं बताई थी। बहुत सी चीजें ना, मान लीजिए आपका जो राइट है सिविल राइट वो ब्रीच हुआ है, वो टॉर्ट के अंदर भी आता है और वो क्राइम के अंदर भी है। अगर आप क्राइम के अंदर देखेंगे आईपीसी इंडियन पीनल कोड, वहाँ भी आपको वो मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डेफेमेशन, अगर आप डेफेमेशन देखेंगे ना तो वो आपको टॉर्ट के अंदर भी मिलेगा, वो आपको आईपीसी के अंदर भी मिल जाएगा डेफेमेशन। तो भाई अब जब दो जगह डेफेमेशन मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्लेम कैसे करें, क्या करें, और इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको चाहिए कंपनसेशन, ठीक है, तो आप टॉर्ट के अंदर क्लेम करना। और अगर आपको उस पर्सन को दिलवानी है पनिशमेंट, आप चाहते हो उस पर्सन को मिले पनिशमेंट, तो फिर आप आईपीसी के अंदर यानी क्लेम करोगे। ठीक है, किसके अंदर आप क्लेम करोगे, आप करोगे इंडियन पीनल जो हमारा कोड है उसके अंदर आप जाके क्लेम करोगे। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम टॉर्ट के अंदर करोगे। कंपनसेशन चाहिए आपको, पैसा चाहिए, आप टॉर्ट के अंदर जाओगे। और आपको क्राइम चाहिए, मतलब उसको पनिशमेंट वगैरह दिलानी है, तो आप जाओगे क्रिमिनल लॉस के अंदर जो आईपीसी है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, डेफेमेशन है, हाउस ट्रेसपास लगा लो। ठीक है, हाउस ट्रेसपास भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आप वहां भी जाकर क्लेम कर सकते हो। मैं आपको दिखाई देता हूँ कुछ एग्जांपल, आपके लिए भी सही रहेगा, हालांकि आगे जाके यही है। ठीक है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, ठीक है, असोल्ट हो गया आपका, लीबल, ये जो लीबल है ये उसी का पार्ट है डेफेमेशन का। स्लेंडर और लीबल दो टाइप के डेफेमेशन होते हैं, वहां आप उतने डेप्थ में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया कि भाई गलत तरीके से आपके ऊपर केस चलाया जा रहा है, वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया। असोल्ट हो गया, लीबल यानी कि डेफेमेशन हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया। तो ऐसे बहुत से हैं जो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो इसमें भी आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉज में भी आ रहे हैं, आईपीसी के अंदर, और टॉर्ट में भी आ रहे हैं। तो जनरल सी बात है, अगर आपको पैसा चाहिए, आपको कंपनसेशन चाहिए, तो आप जाइए टॉर्ट के अंदर। अगर आपको उसको सजा दिलवानी है पर्सन को, आप चाहते हो उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है, जेल में जाके कारावास वगैरह, तो उसके लिए फिर आपको आईपीसी के अंदर जाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये सुन लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं टॉर्ट और क्राइम में। ये मैंने एक वो बता दिया डैमेजेस का, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी लीगल रेमेडी से रिलेटेड था, इस वजह से। अब इसके डिफरेंस उसमें आ जाते हैं कि भाई जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंसेस इनके।
तो सबसे पहले कवर अप करेंगे हम टोर्ट और क्राइम का, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। वो मैं आपको पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बता दूंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप, क्योंकि इसमें क्या है, जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना मेरे भाई, लिख के ले लो, आपको समझ ही नहीं आएगी वो चीज जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिफरेंशिएट करना उस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, कोई चीज ना समझ आए, कहीं दिक्कत है, मेरे को जरूर बता देना, क्योंकि मेरे को भी तो अपना ओवरव्यू चाहिए कि भाई मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा है, कहाँ क्या हुआ। अगर आपको कुछ लगता है तो बताइए, वैसे मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन फिर भी। अब आ जाइए डिफरेंसेस के अंदर, अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ना। टोर्ट क्राइम, पहले ये पॉइंट, टोर्ट गिव्स राइज टू अ सिविल एक्शन and distinguish of criminal proceeding. It differ from crime essential respects as to nature of wrong, a total individual to private. Okay. देखो भाई, इसके अंदर ये सिंपल यही कह रहा है, जो टोर्ट है वो हमें सिविल एक्शन के लिए कहता है, ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह उनसे एकदम अलग है, ठीक है। अब ये जो एसेंशियल्स के उस पर डिफरेंशिएट करके बता रहा है एज अ नेचर ऑफ रॉन्ग। कैसे? टोर्ट इज एन इंजरी टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल, डिलो ट्रीट रॉन्ग डूअर। देखो इसके अंदर सिंपल ही यही है, जो टोर्ट के अंदर है वो इंडिविजुअली प्राइवेट किसी पर्सन के साथ होगा। इंजरी जो होगी ना वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को होगी, ठीक है, किसी पर्सन को होगी जो इंजरी होगी। लेकिन क्राइम के अंदर ऐसा नहीं है, यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, अगर किसी इंडिविजुअल के भी खिलाफ होगा ना, इंजरी किसी इंडिविजुअल को होगी, उससे जो अफेक्ट है वो पूरी सोसाइटी होती है, ठीक है। यहाँ पर इंजरी एक पर्सन की हुई, चलो ठीक है भाई, मान लीजिए आपके घर में कोई घुस गया, ठीक है, या फिर डेफेमेशन हुआ, तो इसके अंदर जनरल तौर पर आप ही तो उससे अफेक्ट हुए हो, ठीक है। लेकिन अगर क्राइम के अंदर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें यह माना जाता है कि इंजरी जो है वो हुई है अलग, अगर इंडिविजुअल की भी हुई है तो वो माना जाएगा कि पूरी कम्युनिटी उससे अफेक्ट होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में माना जाता है। इसलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जितने भी केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस, उसके अंदर जो केस टाइटल होता है ना, वो स्टेट वर्सेस फिर एक्यूज का नाम आता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर आप मान लीजिए टोर्ट के अंदर आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, हालांकि इंडिया में बहुत कम टोर्ट के अंदर क्लेम किया जाता है, लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इसमें बस दोनों पार्टियों का नाम होगा, दिस वर्सेस दिस, बस खत्म, इतना होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहले स्टेट वर्सेस दिस, क्योंकि क्राइम खत्म करना स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपके एरिया में कोई भी क्राइम हो रहा है तो सीधा सीधा वो स्टेट को चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए स्टेट ही हमेशा आएगा इसके अंदर। स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट, अगर आप कोर्ट जाओगे आप वहाँ की कोज लिस्ट जो मैटर लगते हैं वहां से आप देख लोगे, ठीक है। अब आ जाओ प्रोसीजर के अंदर। देखो प्रोसीजर के अंदर क्या है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आपको एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपके अगर खिलाफ अगर एक्शन हुआ है तो इसके अंदर जो है केस जो है वो खुद काम करेगी, जो स्टेट है, ठीक है। पुलिस आएगी, पुलिस पूछेगी 10 चीजें। और कई केसों में ऐसा भी होता है कि भाई मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन लिख गई, लेकिन अभी पुलिस को ये नहीं पता किस पर्सन के साथ हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, या इन फ्यूचर पता भी लग जाए तो पुलिस खुद उसको इस तरह से केस को देखेगी कि भाई, जैसे मान लीजिए पुलिस इस तरह से देखेगी जैसे भाई मतलब स्टेट के साथ गलत हुआ है, और इसमें स्टेट के साथ जैसे गलत हुआ है इस तरह से पुलिस देखेगी। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कहीं पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बंदों के अगेंस्ट में नारे लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई पर्सन हो ना हो ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन लग गई कि भाई इस फला फला बंदे ने इन लोगों के खिलाफ में नारे लगाए हैं। तो ऐसे में पुलिस वेट नहीं करेगी कि कोई कंप्लेनेंट आएगा, उनको कंप्लेंट देगा, फिर जाके वो केस करेंगे, ऐसा कुछ भी
नहीं होगा। इसके अंदर सिंपल एक ही चीज होगी, पुलिस सीधा इंक्वायरी करेगी और अगर इंक्वायरी में सही पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ कर देगी FIR। मेरी हैंड राइटिंग मत देखना बस, क्योंकि मैं माउस से रेगुलेट कर रहा हूँ इस चीज को, और वैसे ही मेरी सही में बहुत बढ़िया है। आई विश तुम्हारी ना हो ऐसी। तो FIR आपको मतलब पता लग गया। तो ये बात वही कह रहा है, ठीक है। इंजर्ड पार्टी को एक्शन खुद लेना पड़ेगा टोर्ट के अंदर, लेकिन जो क्राइम है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसके अंदर सब कुछ सोवरेन के नाम पे चलता है। सोवरेन आपका हो गया स्टेट, उसके खिलाफ चलता है और उसके ही खिलाफ सारी चीजें, मतलब उसके ही द्वारा सारी चीजें होती हैं सोवरेन। और खिलाफ किसके होगी? वो होती है एक्यूज के, यानी कि जिसने काम करा है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई, क्योंकि सिविल में आपको मान लीजिए आपका तो छोड़ो खैर, लेकिन कोई अड़ोस पड़ोस में किसी का सिविल मैटर चल रहा हो, उससे पूछना यार क्या पुलिस ने केस करा है, पुलिस आई थी, आपने खुद कोर्ट में गए, तो वो यही बताएगा सिविल मुकदमा है, मैं खुद गया। सिविल कोई भी मुकदमा आप कह लीजिए, ये नहीं कि टोर्ट हो या कोई भी सिविल मुकदमा हो, अगर आप उसके अंदर देखोगे तो खुद ही आपको जो इंजर्ड पार्टी है उसे कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है कोर्ट में। यहाँ तक कि कई बार ऐसे होता है कि लोगों को पता नहीं होता, लोग कोर्ट थाने में चले जाते हैं मैटर को लेके, तो पुलिस ये कहती है कि भाई ये क्रिमिनल मैटर नहीं है तो सिविल मैटर है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आप यहाँ क्यों आ गए हमारे पास, सिविल मैटर है, कोर्ट देखो, हमें तो कुछ राइट ही नहीं है इसके अंदर करने का। बहुत सारी बार ऐसी होता है। तो वही है कि भाई अगर कोर्ट के अंदर ही अगर कोई सेक्शन लेना है तो इंजर्ड पार्टी खुद एक्शन लेगी, ठीक है। बट अगर क्रिमिनल लॉ के अंदर हम बात करें, जो क्राइम के अंदर बात करें, तो भाई इसके अंदर तो फिर पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस को आप इंफॉर्मेशन देंगे, आप जाके खुद भी FIR करवा सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई और पुलिस ने इंक्वायरी करी और पुलिस ने सही पाई वो इंफॉर्मेशन, तो उसमें पुलिस फिर FIR कर सकती है, और पार्टी भी फिर FIR करने वाली कंप्लेनेंट भी पुलिस खुद बन जाती है। कई FIR में कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल तो नहीं खैर, लेकिन कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल भी हो गए, इससे बड़ी रैंक के बंदे हो गए, वो सब भी इसमें होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ वही जो मैंने ऊपर बताया था, रेमेडी वगैरह, रिड्रेसेस वगैरह क्या होगा इसके अंदर। वही है, कंपनसेशन हो सकता है इंजर्ड पार्टी को टोर्ट के अंदर, ठीक है, और एक्यूज को पनिश करा जाएगा, ठीक है, बाय स्टेट। समझ आ गया? बाय स्टेट मतलब वही है, कोर्ट करेगा उसको पनिशमेंट वगैरह जो देगा ना, वो कोर्ट देगा उसको पनिशमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल दे दिए गए जो टोर्ट में भी आते हैं और क्राइम में भी आते हैं। और आपको क्लेम अगर टोर्ट में करना है, अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो टोर्ट में जाइए, अगर आपको पनिशमेंट वगैरह दिलानी है तो आप जाइए क्राइम के अंदर, यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर। असोल्ट हो गया, लिबल हो गया, लिबल मैंने आपको बताया था, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं, खैर उनको अभी डिस्कस करना मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और हाँ एक चीज और, that the civil and criminal remedies are not alternative, ठीक है, बट कंकरेंट। ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसमें क्लेम कर दिया तो आप सिविल में कर दिया तो क्रिमिनल में नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जहाँ क्लेम करना है आप कर सकते हैं, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सिविल में ही जाना है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको क्रिमिनल में जाना है, वो आपकी मर्जी, आपको जहाँ जाना है जैसे क्लेम करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनल में जाना है तो आपको पुलिस अप्रोच करनी है, लेकिन कुछ केसेस में आपको पुलिस भी अप्रोच नहीं करनी होती, आपको कोर्ट में सीधा अप्रोच करना होता है। लेकिन अभी उतना डेप्थ में मत जाओ, मैं पता नहीं क्यों वहाँ ले जा रहा हूँ आपको, उतना डेप्थ में मत जाओ, बस आप सिंपली एक ये चीज समझो कि भाई सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज है, ठीक है, आप फ्री हो, कोई भी रेमेडी उनमें से ले सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिविल और क्रिमिनल के बीच में। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल है और टोर्ट भी सिविल है। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई? आपने बोला सिविल और क्रिमिनल तो हमें समझ आ गया, हमने ऊपर इतनी कहानी पढ़ी, इतनी चीजें देखी, ठीक है, ये तो हमें आगे सारा समझ। लेकिन अब नीचे जो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो भाई आपने ऊपर बताया था, ये तो सिविल के अंदर आता है, और टोर्ट भी आपका सिविल के अंदर आता है। तो जब दोनों ही सिविल के अंदर आ रहे हैं तो अब कैसे वो करा जाए इनको डिफरेंशिएट? तो
तो मैं आपको बताऊं, और ये समझना डिफरेंस आपको बहुत जरूरी है, तभी आपका टॉट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर माइंड में होगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ये दो पर्सन है। ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को क्या ऑफर दिया कि भाई मैं तुम्हें मोबाइल फोन ले लेते हैं, 10 मोबाइल फोन बेचूंगा। बी ने बोला भाई कितने पैसे के? उसने बोला मैं आपको हर मोबाइल बेचूंगा 1 रुपए का। एग्जाम्पल के लिए ले लो, ठीक है, मुझे पता थोड़ा फनी साउंड कर रहा है बट कोई नहीं। एक फोन मैं बेचूंगा आपको 1 रुपए का, तो मैं आपको 10 फोन दे रहा हूँ। बी ने कहा ठीक है मेरे को 10 ही फोन चाहिए, मैं इसके 10 रुपए दूंगा। पहले आया ऑफर, ठीक है, यहाँ से आई एक्सेप्टेंस, ठीक है, कंसिडरेशन में जाएगा पैसा, मतलब दोनों अपनी तरफ से ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। ये फोन लेगा और ये इसको पैसे देगा, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए होता ये है कि फोन ले लिए पैसे नहीं दिए, या फिर पैसे ले लिए फोन नहीं दिया गया, तो ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये तो मैंने बताया आपको सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं, यहां जो देखो, ए ने बोला बी को कि भाई मैं तेरे को 5 वॉचेस दूंगा, ठीक है। बी ने बोला ठीक है कितने, तो ए ने बोल दिया मैं तेरे को 5 वॉचेस दूंगा 5 रुपए में। उसने कहा ठीक है, बट इसमें कंडीशन लगा दी, मतलब जो है एग्रीमेंट की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन थी, उसमें बोल रहे कि भाई एक वॉच तू मेरे को देगा इस महीने, यानी कि आपका लगा लो जून में, एक वॉच देगा जुलाई में, ठीक है, एक वॉच अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चला अक्टूबर तक, ठीक है। बी ने उसको पूरे 5 रुपए दे दिए उसके। अब बी को वॉच मिलने, ए ने क्या करा, ए ने जून और जुलाई में तो दी वॉच उसको एक एक, बट यहाँ पे वॉचेस नहीं दी, तो ए ने क्या कर दिया, ठीक है, यहां कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 5 रुपए तो दे दिए थे, बट वॉच जो उसको हर महीने मिलनी थी वो उसको नहीं मिली। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन किसने फिक्स करी, ए और बी ने, कोई बाहर का बंदा आया नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होगी तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगी। ये सारी बातें जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की बताई, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन हो गया, ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी हुई है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों पार्टी ने खुद फिक्स करी है, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए। अब होपफुली आपको ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया होगा कि भाई जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था वो क्या है। अब आ जाओ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही जब भाई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर दी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का हो गया वायलेशन। अब इसके अंदर देखते हैं कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या फर्क है। व्हाइल अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वायलेशन ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट, देखो बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज, जो मैंने बात बोली इसके अंदर क्या रहा, इसके अंदर रहा जो ड्यूटी थी जो बाय एग्रीमेंट फिक्स करी गई थी इन्होंने। मान लीजिए इधर फिक्स करी थी ना कि भाई तू मेरे को फोन देगा मैं तेरे को पैसे, वॉच देगा मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो इसके अंदर फिक्स करी गई थी। लेकिन इसके अंदर तो ये होता है कि भाई फिक्स करी जाती है बाय एग्रीमेंट, ठीक है, और दोनों उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों पार्टी एग्री होती हैं, ठीक है।
तो टोट, बट जो टोट है, टोट इज अ वायोलेशन ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। यहां पर ड्यूटी किसने फिक्स थी? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसने बनाया? दोनों पार्टी ने, ए और बी ने। यहाँ पे लॉ का रोल था? कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो टोट की वायोलेशन है वो फिक्स करी गई बाय लॉ। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हमने ऊपर टोट में पढ़ा कई सारे, हमने हाउस ट्रेसपास पढ़ा, हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में भी मैंने आपको बताया गलत तरीके से। तो ये सारी जो वो है, ये फिक्स्ड बाय लॉ है। लॉ के अंदर मेंशन है कि भाई क्या लीगल राइट है, क्या राइट टू स्लीप का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है? राइट टू स्लीप, आप सो रहे हैं तो भाई सोने पे अगर कोई आपको जगा रहा है तो वो एक आपकी राइट ब्रीच हो रहा है। ये सब बातें कहाँ बताई गई हैं? ये सब बातें कहाँ फिक्स करी गई है? ये लॉ द्वारा फिक्स करी गई है, ठीक है? इनके ऊपर लॉ बने हुए हैं, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पर जो वो है टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो बाय एग्रीमेंट है। समझ आ गया? जो कौन बना रहा है, कौन फिक्स कर रहा है? बाय पार्टी, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। ऑब्लिगेशन इज फाउंडेड ऑन कंसेंट ऑफ पार्टी बाउंड इन टोट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सच कंडक्ट। देखिए, अब एक दूसरे पे ऑब्लिगेशन आ गई। क्या क्या ऑब्लिगेशन आई? कि भाई इसको पैसे देने, इसको फोन देना है। ये दोनों पे ऑब्लिगेशन है क्योंकि एग्रीमेंट यही था कि भाई तुझे, मान लीजिए इसमें ए ने बोल दिया कि भाई जब तू मेरे को वो देगा फोन, मैं तेरे को तभी पैसे देता रहूंगा हर एक एक फोन के। कि यानी कि तू अगर मेरे को जून में एक फोन देगा, मैं जून में वो एक फोन के पैसे दे दूंगा, और अगर तू मेरे को जुलाई में एक फोन देगा, ठीक है, तो मैं फिर तेरे को जुलाई में पैसे दूंगा एक एक फोन करके। दोनों में ये हुई, तो दोनों अब क्या हो गए? दोनों पे ऑब्लिगेशंस आ गई। ऑब्लिगेशंस कैसे आई? ठीक है, उन्होंने जो कंसेंट दी, अब वो ऑब्लिगेशन से ये दोनों बाउंड हो गए। अब ये दोनों, उसको उन बातों को मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1% दोनों में से किसी ने भी ब्रीच करा तो डैमेजेस फिर मिलेंगे कोर्ट द्वारा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कंसेंट दी गई है? कोई भी कंसेंट नहीं दी गई, जबकि इनके ऊपर जो लॉ है वो इम्पोज्ड किया गया है। समझ आ गया? यहां पर कंसेंट थी, ठीक है, यहां पर कोई कंसेंट नहीं है। अब मान लीजिए हाउस ट्रेसपास है, अब आप उसके किसी पर्सन के घर में घुस गए, ए के घर में घुस गए, तो अब आप उसकी ए ने कंसेंट थोड़ी दी है। अगर एक ही कंसेंट होती उसके घर में घुस जाते तो फिर ऑफेंस ही नहीं होता, है ना? क्योंकि इंटेंशन वगैरह बहुत मैटर करते हैं टोट के अंदर भी, कि भाई इंटेंशन क्या थी। तो इसके अंदर जो इंटेंशन है वो तो उसकी सही, मतलब सही क्या नहीं थी, कंसेंट थी नहीं उसकी। जब उसके लैंड में वो घुस गया, उसकी कंसेंट नहीं थी, ठीक है? तो ये सब चीजें कहाँ से हैं? ये लॉ के द्वारा है, इम्पोज्ड बाय लॉ है हमारे ऊपर। समझ आ गया? चलो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, मेरे हिसाब से आपको मे भी समझ नहीं आया होगा, ठीक है? ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटीज फाउंडेड कंसेंट ऑफ द पार्टी बाउंड, जिस पार्टी ने कंसेंट दी है, ठीक है, दोनों पार्टियों ने कंसेंट दी तो दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए बाउंड हो गई उस चीजों को फुलफिल करने के लिए। लेकिन टोट के अंदर कोई कंसेंट देता है क्या? कंसेंट टोट के अंदर देता ही नहीं है कोई। जो बातें हैं टोट के अंदर जो हम पे लगती हैं वो इम्पोज्ड बाय लॉ है। किसी के घर में नहीं जाना, अगर जाओगे तो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। तो किसी के घर में अगर आप घुस रहे हो जबरदस्ती, ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा कि वो ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है? ये बातें कौन बोल रहा है हमें कि नहीं जाना, कब जाना है, नहीं कब नहीं जाना? ये इम्पोज्ड बाय लॉ है हमारे ऊपर, ठीक है? ये आ गया समझ? तो यही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का डिफरेंस। एक बार मैं और इसको फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर लेक्चर को फाइनल करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बता दिया था आपको कोडिफाइड अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है टोट के अंदर, ठीक है? कोर्ट क्या है? कोर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है। डेफिनेशन ऑफ टोट बता दी थी मैंने, क्या होता है? टोटम। ये एक लैटिन वर्ड है टोटम, जिससे टोट बना है, ठीक है? टोटम का मतलब क्या होता है?
टू ट्विस्ट यानी कि टू ब्रीच कह लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ लिमिटेशन एक्ट। जो टोर्ट की डेफिनेशन है वो कहाँ डिफाइन है, वो डिफाइन है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जो कहता है टोर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, यानी कि कहीं भी कोई सिविल रॉन्ग होगा, वो मैंने आपको बता दिया क्रिमिनल और सिविल में क्या डिफरेंस है, यहाँ हमने वो डिस्कस कर लिया था। तो सिविल रॉन्ग होगा वो होगा टोर्ट, ठीक है। टोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने डिफरेंस बताया था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें टोर्ट में क्या फर्क होता है, और क्रिमिनल और सिविल में क्या फर्क है। एसेंशियल ऑफ टोर्ट में आ जाओ कि हम कब मानेंगे कि टोर्ट हुआ है, कब मानेंगे कि कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, ये हमने बता दिया था। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन अ पार्ट ऑफ पर्सन, पर्सन के पार्ट पे रॉन्गफुल एक्ट कोई होना चाहिए या फिर ओमिशन होना चाहिए। और जो ओमिशन हुआ है उसमें जो मतलब रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसका रिजल्ट होना चाहिए कि लीगल डैमेज पर्सन के अगेंस्ट में जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है ना, ये मान लीजिए ए ने कोई गलत काम करा बी के अगेंस्ट में, तो बी को कुछ लीगल डैमेज होना चाहिए। अगर लीगल डैमेज नहीं है तो टोर्ट के अंदर नहीं आएगा, ये एसेंशियल्स है टोर्ट का, ठीक है। अब इसमें रॉन्गफुल एक्ट हो गया, इसमें लीगल डैमेजेस हो गए उसको। अब क्या है, इसमें रॉन्गफुल एक्ट जो है उसमें उसको लीगल रेमेडी मिलेगी। अब मैंने टाइप्स ऑफ डैमेजेस भी बता दिया था आपको, लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड वो जिसका हम हिसाब लगा सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हमें पता है, और अनलिक्विडेटेड जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। रॉन्गफुल एक्ट का मैंने बताया दिया था लीगल रेमेडी, ये लीगल मैक्सिम है, इसके हिसाब से वही है, जहां पर राइट है वहीं पर रेमेडी है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, ये आ गया समझ, ठीक है। अब आ जाओ डिस्टिंक्शन ऑफ टोर्ट फ्रॉम क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने डिफरेंस बता दिया, टोर्ट और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या डिफरेंसेस है। सिंपल सी बात वही है कि अगर आपको किसी पर्सन ने आपके राइट्स को ब्रीच करा, राइट को आपके ब्रीच कर दिया, ठीक है, लीगल राइट को, तो ऐसे में अगर आपको उसको पनिशमेंट दिलानी है तो आप जाओगे क्रिमिनल लॉ के द्वारा यानी कि आईपीसी के द्वारा, ठीक है। और अगर आपको उससे कंपनसेशन चाहिए तो आप जाओगे फिर टोर्ट में, कंपनसेशन में, ठीक है। और ये वही बात कह रहा है, ठीक है। सिविल एक्शन होता है, डिस्टिंग्विश क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले, ठीक है। नेचर ऑफ रॉन्ग मैंने बता दिया, जो इंजरी अगर इंडिविजुअल के होगी, ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल के ही उसमें माना जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल तक। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ में अगर इंजरी किसी एक पर्सन के हुई है ना, तो माना जाएगा कि पूरी कम्युनिटी के खिलाफ ये हुआ है, समझ आ गया, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ है इसलिए। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम को खत्म करने की, तो इसलिए हर जगह हमने कई जगह आप स्टेट वर्सेस दिस एंड दिस केस देखोगे, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में। अब आ जाओ प्रोसीजर। ये प्रोसीजर मैंने बता दिया था, इंजर्ड पार्टी जो है वो खुद से मतलब कोर्ट को अप्रोच करेगी, ठीक है, खुद से केस वगैरह करेगी अगर टोर्ट हुआ है इंजर्ड पार्टी। बट इसमें क्रिमिनल में इंजर्ड पार्टी अगर पुलिस को नहीं भी बताएगी और पुलिस को इस बारे में कहीं से पता लग गया और पुलिस को प्रूफ मिल गए कि भाई ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस खुद एफआईआर उसमें कर सकती है। वो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ठीक है, हेट स्पीच वगैरह के। अब आ जाओ इसमें रेमेडी क्या हो सकते हैं। रेमेडी मैंने आपको बता दिया, कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हो पार्टी से, और क्रिमिनल में आप पनिश कर सकता है स्टेट में कोर्ट वगैरह भी आप मान सकते हो। आ गया समझ, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं, दोनों के अंदर ही आते हैं, आप टोर्ट के अंदर भी आता है और क्राइम के अंदर, मतलब क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आता है। असॉल्ट, लिबल, आपका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वगैरह, हाउस ट्रेसपास हो गया और भी चीजें, ठीक है। इट इज नॉट, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब आ जाओ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, क्या उसकी टर्म्स कंडीशन कैसे फिक्स करी जाती है, ठीक है। पार्टी म्यूचुअली एग्री होते हैं, वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी वगैरह होती है, ठीक है। ऑब्लिगेशन वगैरह भी मैंने आपको बताई दी, पार्टी बाउंड होते हैं, कंसेंट वगैरह जनरल, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वीडियो के अंदर यही था। होपफुली आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो ना, मैं वहां से आपको ये सब चीजें एक बार फिर से एक्सप्लेन आपको
कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। भाई टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बार बार कह रहा हूँ, टेंशन मत लेना। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, स्पेशली करंट अफेयर को लेकर या फिर कोई भी लीगल टॉपिक को लेकर कोई चीज़ नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं आपको बता दूंगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, फिर मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ नहीं आई 10 बार पूछ लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपके नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी जब आप पैसेज को सॉल्व करने बैठोगे एग्जाम के अंदर। ये क्लैट है, एलिट, सैलिड, कुछ भी कह लो, उसके अंदर है। किसी का भी एग्जाम कोई भी हो, चाहे ये ना सोचे कि मेरे में तो आएगा नहीं, सबके में यही आ रहा है, सेम पैटर्न अब फॉलो हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी कुछ कमी लगी हो तो बताओ मेरे को। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम चैनल जो है उसको फॉलो कर लो ना। मिलता है, बाकी आएंगे अब टोट का अगला जो बाकी जो बचे हुए हैं वो है टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।